So, hello everyone, welcome back to mm, this environmental economic playlist. So, as you know कि हमारा जो 10+2 लेक्चर का सिलेबस है उसमें 3 प्लेलिस्ट जो है हमारी वो 3 डिफरेंट यूनिट्स की वो यूट्यूब पे कंटिन्यू है। और जो 3 यूनिट हमारे हैं दैट इज जेके इकोनॉमी, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वो अवेलेबल है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, आप डायरेक्टली जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिग इकोनॉमिस्ट नाम से सर्च करें। नाउ वी हैव एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 11। इसके 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उन 2 लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट एंड द इकोनॉमी का इंटर लिंकेजेस एंड ट्रेड ऑफ देखा। फिर सेकंड लेक्चर उसमें हमने प्रॉपर्टी राइट, ओपन एक्सेस एंड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, एक्सटर्नलिटीज एज अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर देखा, पब्लिक गुड्स एंड बैड्स देखा। सो इतना सिलेबस हमने अभी तक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में किया है काफी अच्छे से हमने विद एमसीक्यू भी मैंने कुछ टॉपिक्स ने ऐड किए। एक टॉपिक हमारा नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी एंड कंसेप्ट एंड इंडिकेटर, ये एक कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इसको मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में टेकअप नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है कंपेरेटिवली, इसको मैं बाद में जो है वो करूंगा। आज के लेक्चर के लिए हमने मेजरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूज, कंसेप्ट टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूज टॉपिक जो है वो हम आज करेंगे। और मेथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन, ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। मेथड्स तो बेसिकली हमारे सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट डिफेंसिव मेथड है, डिफेंसिव एक्सपेंडिचर। सेकंड हेडोनिक प्राइसिंग अप्रोच है। थर्ड वन इज ट्रैवल कास्ट अप्रोच एंड द फोर्थ वन इज कंटीजेंट वैल्यूएशन टेक्निक। दिस 4 मेथड्स जो कि हमारे सिलेबस में है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं आज बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इसको हम टच करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सिलेबस में ये सिर्फ 4 ही हैं, तो हम इस हर एक मेथड के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर जो है मैं बनाऊंगा। जैसे डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड या अप्रोच के ऊपर सिर्फ एक ही जो है हम वो करेंगे, लेक्चर करेंगे। उसके बाद एक स्पेशल लेक्चर हेडोनिक प्राइसेस, एक ट्रैवल कास्ट और एक कंटीजेंट, यानी 4 लेक्चर्स में हम इन 4 टॉपिक्स को करेंगे। उसके बाद कॉस्ट थ्योरम या कॉस्ट अप्रोच, ये बेसिकली मैं करवा भी चुका हूँ एक बार। अभी जो मैंने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे एक लेक्चर, एक अपना यूनिट किया पब्लिक इकोनॉमिक्स, उसमें कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा जिक्र था जिसे हमने कवर किया। कॉस्ट थ्योरम को मैंने वहां भी पढ़ाया है बट यहाँ पे फिर से पढ़ाऊंगा। पिग्यूम टैक्स हमें करना है, कमांड एंड कंट्रोल मेथड भी हमें इसमें। सो इतना सा ही सिलेबस है, इस एक टॉपिक को बीच में छोड़ दे। तो इसके बाद जो आज का टॉपिक है, इसके बाद हमारे सिर्फ मेथड्स हैं और 2 थियरीज है, एक कॉस्ट थ्योरम है और एक पिग्यूम टैक्सेशन है। ठीक है, काफी इजी है ये दोनों ही। सो आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है ये सारे नोट्स या पीडीएफ जो है 2 सोर्सेस में अवेल कर सकते हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम है और इंस्टाग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके प्ले स्टोर से भी जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके मटेरियल वाले सेक्शन, ठीक है, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको जेके इकोनॉमी नहीं सॉरी, आपको माइक्रो, मैक्रो और इन्वायरमेंटल जानिए जितने भी यूट्यूब वाले हमारे यूनिट्स हैं उनके पीडीएफ जो है वो आपको मिले। और इसके अलावा इसमें जेके इकोनॉमी जो फर्दर कोर्सेज हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम चलेंगे हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स में ही इस चीज को समझाया कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, कि हम उन चीजों को जो इन्वायरमेंट में है, ठीक है, जैसे फर्स्ट लेक्चर में भी हमने, सेकंड लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में तो हमने सिर्फ इंटरलिंक को कनेक्शन या इंटरलिंकेजेस को समझा कि आखिर इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बीच में क्या कनेक्शन, कैसे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद मैंने आपको एक ट्रेड ऑफ भी समझाया कि जितने भी नेशंस हैं उन्हें ये एक चॉइस करनी पड़ती है कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा इंफोसिस दें या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है ना, ये एक हमारे सामने एक चैलेंज जो है, हर एक इकोनॉमी के सामने एक चैलेंज जो है वो रहता है। अब हम उस चीज से हट के दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर हम करना चाहते हैं
अगर हम इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक चीज पता होना बहुत जरूरी है, वो है इन्वायरमेंटल वैल्यूज, है ना, जाहिर सी बात है। ठीक उसी तरह जैसे कोई भी क्यूमिडिटी जो मार्केट में है उसको हम कुछ वैल्यू देते हैं, उसकी हमारे लिए कुछ वैल्यू है। सपोज दैट आप शू लेते हैं, आप शर्ट लेते हैं, ठीक है, या आप ब्रेड लेते हैं, आप बटर लेते हैं, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी अदर क्यूमिडिटी, आप कोई भी व्हीकल लेते हैं, ठीक है, आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हैं, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, लाइकवाइज टेलीविजन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जब आप खरीदते हैं जाके मार्केट में तो आप उसका प्राइस उस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि उसकी वैल्यू आपके लिए कितनी है। और जब तक हमें ये वैल्यू नहीं होगी आप एक इन्वायरमेंट को प्राइसिंग नहीं कर सकते, है ना। और जितने भी मेथड्स, अब इस चीज को आप ध्यान से समझें कि हम अपकमिंग जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे ना, हेडोनिक प्राइस हो, ट्रेवल कास्ट मेथड हो, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड हो, या एक्सपेंडिचर मेथड, कोई भी मेथड हो, वो सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम इस ह्यूमिडिटी को, बेसिकली इस इन्वायरमेंटल गुड्स को कहीं ना कहीं वैल्यू प्रोवाइड करवा पाए, हमें कोई सोर्स, हमें कोई वे मिले जिससे कि हम इनको कोई वैल्यू दे पाए। इसके लिए हम तरह तरह के मेथड्स को अपनाएंगे, तरह तरह के मेथड्स को देखेंगे। लेकिन वो मेथड्स देखने से पहले हमें ये पता भी होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल वैल्यूज आखिर कितनी तरह की होती है। इस करंट टॉपिक में आप वो पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल वैल्यूज कितनी तरह की होती हैं और हमें आखिरकार इन्वायरमेंट से कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं। एक तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट से अपनी इकोनॉमी के लिए रॉ मटेरियल लेते हैं। जिससे भी पूछोगे भाई, जो भी कॉमन पर्सन, लेमैन से किसी से पूछोगे आप कि भाई इन्वायरमेंट से हमें नहीं, इन्वायरमेंट से बेसिकली इकोनॉमी को क्या बेनिफिट है ना, इन्वायरमेंट से इकोनॉमी को क्या बेनिफिट है, तो वो आपको यही बताएगा कि इन्वायरमेंट से हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, वुड हमें मिल रहा है, मेडिसिनल प्लांट्स हमें मिल रहे हैं, शेल्टर हमें मिल रहा है, एक वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम हमें मिल रहा है, ओवरऑल हमें इकोलॉजी का बैलेंस मिल रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं, ये तो एक लेमैन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इन्वायरमेंटल वैल्यूज हैं जिसको देखते हुए हम डिटरमाइन करते हैं उसकी प्राइसिंग, है ना। और जब मैं इन्वायरमेंटल गुड्स की बात कर रहा हूं तो आपके पास में काफी सारे एग्जांपल्स इसके होने चाहिए आपके माइंड में। जैसे आपके पास में एयर है, वाटर है, आपके पास में माउंटेन्स हैं, आपके पास में फॉरेस्ट्स हैं, ये सब इन्वायरमेंटल गुड्स हैं, अंडरस्टूड। तो इनको हमें कैसे वैल्यू करना है, और अगेन हमें इसे वैल्यू करना क्यों है, ये हम सेकंड लेक्चर में पढ़ के आए। क्योंकि हमें इन्हें वैल्यू करना इसलिए भी जरूरी है, जब तक हम इनको वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक इनकी प्राइसिंग नहीं करेंगे, हम इनको प्रिजर्व नहीं कर सकते। हम किसी को कैसे बोलेंगे भाई कि आप इन्वायरमेंट को पॉल्यूट मत करो, तभी तो बोल पाएंगे जब हमारे पास में कुछ एक्यूरेट डेटा होंगे कि भाई कौन सा पर्सन कितना इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है या कितना उसको डिग्रेड कर रहा है। और अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे, इसके बदले में आपको फाइन, चार्जेस या कोई प्राइस पे करना पड़ेगा, तो कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, क्या फाइन उसे हम लगाएंगे, ये हमें दो थियरीज ने सजेस्ट किया है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। एक पिग्यून टैक्स जिसे हमने कहा, और एक कॉस्ट थ्योरम, अंडरस्टूड। तो और भी हमारे पास में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये बोलती हैं कि कैसे हमें इन्वायरमेंट टैक्सेशन बेसिकली करनी है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के बदले में टैक्स कैसे लगाना। बहरहाल वो आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे। आज सिर्फ हम इन्वायरमेंटल वैल्यूज की बात करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है और किस तरह की इन्वायरमेंटल वैल्यूज होती हैं और इन्वायरमेंटल वैल्यूज को कैसे मेजर किया जा सकता है। नाउ सबसे पहले हमारे पास इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि इन्वायरमेंट के हमारे लिए नंबर ऑफ फंक्शन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ना सिर्फ हमें टेंजिबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे कोल, ऑयल, या आपका कह सकते हैं हम कोयल हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये टेंजिबल रिसोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, है ना, जिनको आप फील कर सकते हैं, फील नहीं टच कर सकते हैं। इट प्रोवाइड मैनी इनटेंजिबल बेनिफिट्स सच एज क्लीन एयर एंड वाटर। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको आप
देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे क्लीन एयर, है ना, क्लीन एयर। तो कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी हमारे पास में है एनवायरमेंट के। मैनी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स सच एज ओजोन लेयर आर क्रूशियल फॉर सर्वाइविंग ऑफ मैनकाइंड। अब काफी सारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, लाइक वाइज ग्लोबल वार्मिंग हो गया या आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, नंबर ऑफ सच एस्पेक्ट्स आर देयर जो कि क्रूशियल हैं हमारे सर्वाइवल के लिए और ह्यूमन मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बाय वैल्यूइंग द एनवायरनमेंट वी आर नॉट पुटिंग अ प्राइस टैग टू द नेचर। अब जब हम बोल रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट को एक वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कोई प्राइस टैग दे रहे हैं कि उसके ऊपर एक थप्पा लगा देंगे कि भाई ये इसका प्राइस इतना है, फ्रेश एयर इतने का है, फ्रेश वाटर इतने का है, या ये पर्टिकुलर चीज इतने की है। ऐसा नहीं है, एज इट इज सिंपली प्राइसलेस, क्योंकि ये सिंपली प्राइसलेस है, इनका कोई प्राइस नहीं है। आप फ्रेश एयर का कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। However, since non-priced services are subject to over-exploited, but वहीं पे एक बात ये भी है कि जितनी भी नॉन प्राइस सर्विस हैं, ठीक है, नॉन प्राइस जिनका कोई प्राइस नहीं है, जैसे पब्लिक गुड की एग्जांपल भी हमने लिया ना, लास्ट लेक्चर में पब्लिक गुड भी पढ़ा हमने, पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी पब्लिक गुड के बारे में पढ़ा, ठीक है। उस यूनिट में भी हमने बात की कि जितनी भी चीजें नॉन प्राइस्ड है, जिनका कोई प्राइस नहीं डिसाइडेड है, जैसे मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दी कि रोड साइड पे आप स्ट्रीट लाइट देखेंगे, है ना, स्ट्रीट लाइट के लिए आपने कुछ पेमेंट नहीं की बट उसको आप यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाता है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग, है ना, मैंने आपको कितनी बार ये हर लेक्चर में समझाया प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग। तो अब जब उसको आप ओवर एक्सप्लॉइट, अब जो भी चीज नॉन प्राइस्ड है ऑफ कोर्स वो ओवर एक्सप्लॉइटेड होगी, और जब ऐसा होगा तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जनरेट करेंगी, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। इसलिए वैल्यूइंग करना या प्राइस देना इन्वायरमेंट सर्विसेज को जरूरी है कि हम उसको एक स्ट्रीम लाइन में ला सके, प्रॉपर यूज में ला सके। ठीक उसी तरह जैसे दूसरी चीजों का यूज होता है, मैं इस पेन को अप्रोप्रिएट यूज कर रहा हूं, मैं इस लैपटॉप को यूज कर रहा हूं, इस माइक को यूज कर रहा हूं, इस मोबाइल फोन को यूज कर रहा हूं, तो क्योंकि मुझे इसके लिए मैंने जो पे किया है, मुझे इसकी वर्थ का पता है, मुझे उसकी प्राइसिंग का पता है। लेकिन अगर कोई चीज नॉन प्राइस है, मुझे फ्री में मिल रही है, तो ऑफ कोर्स मैं उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करूंगा। बस इसी ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हमें एक प्राइस टैग या एक वैल्यू देना नेचर को काफी जरूरी है, एनवायरमेंटल गुड्स को जरूरी है। मोर ओवर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट नीड्स रिसोर्स एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन एन इकोनॉमिक डिसीजन इन्वॉल्विंग ट्रेड ऑफ। ये तो हम पहले ही दे चुके हैं कि जब भी आप इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, प्रोटेक्शन की बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑफ कोर्स इन बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ environment. Hence, valuation of environment will help in deciding allocation of resource for environmental protection. इसलिए जब भी हम वैल्यू करते हैं एनवायरनमेंट को, तो हमें कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या करें, कि हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिसोर्सेज यूज करने हैं, कुछ डेवलपमेंट के लिए करने हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको रिसोर्सेज शिफ्ट करने हैं टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसे कैसे रीएलोकेट किया जाए। यही चीज यहाँ पे लिखी है, कुछ खास चीज यहाँ पे नहीं लिखी है, नॉर्मल सी चीज जो मैंने आपको बताई। सिंस एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज हैव नो मार्केट, इसीलिए आपको एनवायरमेंटल चीजों की कोई मार्केट नहीं दिखता। इट्स डिमांड कार needs to be first run using the marginal willingness to pay approach, then the same use for measure environmental benefits and damages. हमें सबसे पहले अगर हमें पता करना है कि सच में इसके मार्केट को, एक्चुअल में इसके मार्केट को ट्रेस करना है, तो हमें ट्रेस करना पड़ेगा मार्जिनल विलिंगनेस टू पे। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन मैंने आगे भी की है एक अलग टॉपिक में, क्योंकि वैसे तो ये नहीं है हमारे सिलेबस में, बट इसे जानना जरूरी है कि मार्जिनल विलिंगनेस टू पे एंड मार्जिनल विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, ये दो चीजें हैं, दो कंसेप्ट हैं, जिसकी हेल्प से आप कहीं ना कहीं डिमांड कर्व को ड्राइव करते हैं। कौन सी डिमांड कर्व को ड्राइव करते हैं? एनवायरनमेंट के गुड्स। सो नाउ हमारा एक्चुअल टॉपिक, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने पहले देखी। नाउ एनवायरमेंटल वैल्यूइंग एनवायरमेंटल सर्विसेज, हम एनवायरमेंटल सर्विसेज को कैसे वैल्यू करेंगे। नाउ एनवायरमेंटल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल गुड्स जो है, क्योंकि ये
अलग अलग तरह की हैं, तो इन्हें वैल्यू करने का तरीका भी अलग अलग। क्यों, ये अभी आपको समझ आएगा। कुछ इन्वायरमेंट, जैसे वही अगेन, कुछ इन्वायरमेंटल गुड्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल है, और कुछ इनटेंजिबल है। कुछ हमें सिर्फ अच्छी फीलिंग देके हमारे लिए वैल्यू प्रोवाइड करवा रही हैं इन्वायरमेंटल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे पार्क्स में विजिट करते हैं, आप किसी माउंटेनियस पर्सन हैं, आप माउंटेन्स पे जाते हैं, वैलीज में जाते हैं, अच्छे नेचर में विजिट करते हैं, उससे आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। तो उस हिसाब से हम उसको वैल्यू करेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि क्योंकि इन्वायरमेंटल गुड्स जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, इसलिए इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एटसेट्रा। तो किस तरह का नेचर है, किस तरह का बेसिकली डैमेज हो रहा है, उसको लिहाज में रखते हुए हम इसको वैल्यू करते हैं, इसकी वैल्यूज को डिवीजन करते हैं। It can also be classified on the basis of nature of injuries such as health damages to resistance or damages to agriculture crops, या फिर environment किस तरह से डैमेज कर रहा है फर्दर ह्यूमन को या क्लाइमेटिक नेचर को नहीं कह सकते, क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, उसके हिसाब से भी कुछ अलग अलग हमारे पास में वैल्यू करने के तरीके। एंड येट अनदर वे to classifying the environmental services is on the basis of people's perception, or what people are thinking about the nature, or what people are thinking about environment. It is also one of the basis कि जिसपे हम environmental services को value कर सकते हैं। For instance, consumers not only derive utility from using the environmental resources such as wood, जैसे लकड़ी, but also from simply viewing the environment like scenic beauty, जैसे माउंटेन्स को देखना, पार्क्स को देखना। ये नहीं है कि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से ही वैल्यू लेते हैं एनवायरनमेंट से, मतलब यूज करते हैं एनवायरनमेंट को। कुछ हमारे पास में ऐसी चीजें भी हैं जिनसे हम यूटिलिटी ड्राइव करते हैं, जैसे कि उसको सिर्फ देख के, सिर्फ व्यू करके, सिर्फ देखने से, जैसे कि कोई अच्छा व्यू आपको दिखे माउंटेन्स का या पार्क का या जंगल में या किसी माउंटेन में, मैंने आपको पहले बताया। बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन वी आर draw a distinction between several types of valuing attached to the environment. Broadly there are two types. First one is use value, VALUE value, and the second one is non-use value. First one is use value and the second one is non-use value. तो दो तरीके से हमने इन्वायरमेंट को डिवाइड कर दिया। इन्वायरमेंट से हम जितना भी फायदा लेते हैं, इन्वायरमेंट से हम जितना भी यूज लेते हैं, उनको दो तरीकों में डिवाइड किया, एक यूज वैल्यू, एक नॉन यूज वैल्यू। सुनने से ही समझ आ रहा है, एक फर्स्ट वाला जिसको हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, वो हो गया यूज वैल्यू, और नॉन यूज वैल्यू शायद अभी मैं इसको पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा, शायद जिसे हम यूज ना कर रहे हो, इनडायरेक्टली हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज यूज वैल्यू। यूज वैल्यू, recreational and commercial users, commercial or recreational users like हम कभी कभी पिकनिक जाते हैं, हम कभी कभी टूर्स पे जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज स्विमिंग एंड फिशिंग, है ना। कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग फिशिंग करते हैं। दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व यूजिंग द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज डायरेक्टली। हम इस तरह से, अगर ये दो एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, बट हमने एग्जांपल दो के लिए, अगर आप स्विमिंग करते हैं फ्रेश वाटर में, लेक में, आप उसी पॉन्ड में, उसी लेक में जाके फिशिंग करते हैं, तो आप इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज को डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व है उनमें आप। इन अदर वर्ड्स सच बेनिफिट यील्ड डायरेक्ट यूज वैल्यू। इस तरह की चीजों को हम डायरेक्ट यूज वैल्यू बोलते हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, सिंपल। ऑन द अदर हैंड सम इंडिविजुअल में ड्राइव इनडायरेक्ट यूज वैल्यू। अब इस यूज वैल्यू के भी दो तरीके हैं, ठीक है। ये यूज वैल्यू जो है ये भी दो तरह की है, एक डायरेक्ट यूज वैल्यू, एक इनडायरेक्ट यूज वैल्यू, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे नॉन यूज वैल्यू से। वो एक अलग ब्रॉड टाइप है, वो तो अलग ब्रॉड टाइप है, वो तो सेकंड है, हम इसके बाद जो पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में ही दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट यूज वैल्यू, एक इनडायरेक्ट यूज वैल्यू। डायरेक्ट यूज वैल्यू, आप गए किसी पॉन्ड में, किसी स्विमिंग इसमें लेक में, आपने वहां पे स्विमिंग की, फिशिंग की, तो ये क्या है आपका, ये डायरेक्ट वैल्यू।
ये क्या है, डायरेक्ट वैल्यू। बट एट द सेम टाइम आप कुछ इंडिविजुअल इनडायरेक्टली भी यूटिलिटी या फिर वैल्यूज को ड्राइव करते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस सिंपली लुकिंग एट द लेक्स ब्यूटी हैज एस्थेटिक वैल्यू। आप ये किसी लेक पे आप डायरेक्टली उसमें स्विमिंग नहीं कर रहे, फिशिंग नहीं कर रहे, आप दूर से देख रहे हैं उसको, और उसको देख के आपको काफी अच्छा लग रहा है, उसको देख के आपको काफी जो आपको वाइब आ रही है, काफी अच्छी वाइब आ रही है, उससे आपका ओवरऑल जो आपका मूड है वो अच्छा हो रहा है, उसको देख के आपको उससे हैप्पीनेस मिल रही है। सो एक एस्थेटिक वैल्यू जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, उसकी ब्यूटी के साथ जुड़ी है। हेंस द लेक इज नॉट यूज्ड, आप लेक को यूज नहीं कर रहे डायरेक्टली इन द केस ऑफ स्विमिंग, जैसे कि स्विमिंग में कर रहे थे, बट सच यूज वैल्यू कैन बी करंट यूज, एक्सपेक्टेड यूज आर पॉसिबल यूज। तो इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनको आप कैसे कर सकते हैं, या तो करंट यूज करें, या तो एक्सपेक्टेड यूज करें, या तो पॉसिबल यूज करें। कौन से यूज वैल्यू को बेसिकली आप करंट यूज भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली आप स्विमिंग करेंगे, आप एक्सपेक्टेड यूज भी कर सकते हैं या पॉसिबल यूज भी कर सकते हैं। नाउ इसी में एक और तरीका है, एक अलग तरह की वैल्यू है ऑप्शन वैल्यू। ठीक है, क्या है ऑप्शन वैल्यू? वी आर फैमिलियर विद द टर्म ऑप्शन ट्रेड, है ना। ऑप्शन ट्रेड मैंने मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। ऑप्शन ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड जो फ्यूचर में हम कर सकते हैं, है ना, जिसको F&O बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शनिंग, है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शनिंग। तो टर्म से क्या समझ आ रहा है कि फ्यूचर ऑप्शन वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सके, है ना, फ्यूचर में यूज कर सके। इज अनदर टाइप ऑफ वैल्यू यूज वैल्यू, ये भी यूज वैल्यू में ही आता है। ठीक है, ये भी यूज वैल्यू में ही आता है। हियर individual are willing to pay today in order to retain the option of using environmental resources in future। आप आज उसके बारे में आज उसके लिए पे कर रहे हैं, पे इन द सेंस आज आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, ताकि या फिर आप विलिंगनेस है उसको पे करने के लिए, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, है ना, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। और इंडिविजुअल्स वैल्यू द ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग अ गुड फॉर फ्यूचर इवन इफ दे मे नॉट बी यूजिंग इट करंटली, चाहे वो उसको आज यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं। एग्जांपल इसकी दी गई है, वन मे बी विलिंग टू पे, एक पर्सन है वो विलिंग टू पे है टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, वो आज वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम को बचाना चाहता है, सो दैट द ऑप्शन ऑफ विजिटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन फ्यूचर रिमेन्स ओपन, ताकि फ्यूचर में भी वो क्या कर सके, वहां पे विजिट्स कर सके। सो ऑप्शन includes future direct and indirect value uses. Understood? Now, the second type is indirect value. Non-use value. Non-use value के तीन पार्ट है, ठीक है, तीन पार्ट है, तीनों आपके सामने है। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस, अल्ट्रिस्टिक वैल्यू एंड बिक्वेस्ट वैल्यू, बिक्वेस्ट वैल्यू। नाउ सबसे पहले नॉन यूज वैल्यू का मतलब क्या है? द नॉन यूज वैल्यू रेफर to increase in individual's utility without actually using the good। आपने चीज को यूज नहीं किया, ठीक उसी तरह जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में था, बट क्या फर्क क्या है वो भी देखें। फॉर इंस्टेंस वी मे वैल्यू एन इकोसिस्टम एज existing far off in a remote area even though we may not frequently go and see it। आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं यहां पे बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठे हैं, आप अपने माइंड में सोच रहे हैं दूर कहीं पे एक कोई अच्छा सा व्यू है, कोई अच्छा सा स्पॉट है, कोई वाटरफॉल है, कोई पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे आप जाना चाहते हैं, या आप उसको सोच के आपको अच्छा लगता है, बट आप वहां ना तो फ्रिक्वेंटली जाते हैं और ना आपने उसे देखा है, लेकिन फिर भी आप उसे सोच के ही उससे यूटिलिटी लेते हैं। अंडरस्टूड? ये है नॉन यूज वैल्यू। और इनडायरेक्ट वैल्यू में क्या फर्क था? इनडायरेक्ट वैल्यू में चीज आप बिल्कुल पास से खड़े होकर देख रहे हैं, बस उसको यूज नहीं कर रहे, तो वो इनडायरेक्ट था। यहां पे आपके सामने चीज नहीं, आपके सामने इन्वायरमेंटल गुड नहीं। अब नॉन यूज वैल्यू को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एग्जिस्टेंस वैल्यू, अल्ट्रिस्टिक वैल्यू एंड बिक्वेस्ट वैल्यू। सो फर्स्ट वन, existence value. Sometime
people derive benefit from simply knowing that some environmental resources exist. We don't know कहाँ है, कैसा दिखता है, कैसे होंगे, बट हमें इतना पता है वो एग्जिस्टेंस में है. Likewise, number of pilgrims sites are there, number of hill stations are there, number of recreational spots are there, number of paragliding spots are there. We are not yet visiting there, but हमें पता है वो एग्जिस्ट करते हैं और हम चाहते हैं उसके लिए पे करना ताकि वो प्रिजर्व हो सके, वो रिसोर्स प्रिजर्व हो सके. आपसे कोई पूछे, हाँ भाई आपने उस पर्टिकुलर पिकनिक स्पॉट का नाम सुना है, आप बोले जी हाँ मैंने सुना है, हाँ मैं वहां गया नहीं बट वो काफी अच्छा है, मैंने सुनने में आया वहां काफी विजिटर्स जाते हैं. तो आप क्या चाहते हैं कि उसको हम प्रिजर्व करें, जो विजिटर्स के जाने से वो डैमेज हो रहा है उसको प्रिजर्व कर सकें, क्या आप उसके लिए पे करना चाहेंगे? तो उस तरह की चीजों को हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस वैल्यू, जो एग्जिस्ट करती है. Individuals are willing to pay to protect indigenous species of plants and animals. कुछ ऐसी चीज इंडिजिनियस स्पीशीज जो आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी, बट हमें सुना है कि वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, हम उन्हें प्रिजर्व करने, उसके लिए ऐसी चीजों को लिए हम अगर विलिंग है पे करने के लिए, तो ये है एग्जिस्टेंस वैल्यू. इवन दो नो वन मे नॉट बी विजिटिंग टू सी द रिसोर्सेज, कोई वहां गया नहीं, ना कोई जाएगा देखने, बट सिर्फ हमें उसके एग्जिस्टेंस की नॉलेज है और हम उसको बचाना चाहते हैं. अंडरस्टूड? ये हो गया एग्जिस्टेंस वैल्यू. सेकंड इज अल्ट्रिस्टिक वैल्यू. हियर पीपल वैल्यू एंड एनवायरमेंटल गुड्स बिकॉज इट प्रोवाइड बेनिफिट टू अदर इवन दो दोस बेनिफिशियरीज आर अननोन टू देम. हमें नहीं पता कौन हमारी बनाई चीज से, कौन हमारी इन्वायरमेंटल गुड्स से जिसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं उससे बेनिफिट ले रहा है, बट हमें पता है कि इससे बाकी लोगों को बेनिफिट होता है. मैंने अपने घर के पास में एक बोरवेल निकलवा लिया, ठीक है, वेल निकलवा लिया, उसमें पानी है, उसको पूरी सोसाइटी जो है वो यूज कर रही है. आई डोंट नो कौन कौन यूज कर रहा है, बट मुझे पता है कि उसकी यूटिलिटी बाकी लोगों के लिए भी है, बाकी लोग भी उसे यूज करते हैं. उस केस में मैं उससे प्रिजर्व करना चाहूंगा, मैं विलिंग होऊंगा कि मैं उससे प्रिजर्व करूं. जैसे कि कोई हमारा नाइबर है जो कि इज हैप्पियर व्हेन आई क्लीन द बैकयार्ड एंड माय नाइबर्स हैप्पीनेस मेक मी हैप्पी एज वेल, सो आई एम बीइंग अल्ट्रिस्टिक. ठीक है, तो ये है अल्ट्रिस्टिक वैल्यू का मतलब. एंड द लास्ट वन इज बिक्वेस्ट वैल्यू. पीपल हैव सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. कुछ हमारी सेंस ऑफ ड्यूटीज, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होती है टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन. Thus a person may derive bequest value in passing a beautiful garden to his next generation. Understood है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. So हमने जितना भी पढ़ा, to the point here is that many environmental assets have significant non-use values and less use values. One should be careful to include all these values, as looking only at the use values undermine the significance of environmental assets. अगर हम सिर्फ यूज वैल्यू को कंसीडर में लेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो इन्वायरमेंटल एसेट्स की सिग्निफिकेंस है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. इसलिए नॉन यूज वैल्यू को भी साथ में ही लेना उतना ही जरूरी है. जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा अभी तक उसका एक ओवरव्यू, उसका एक रिवीजन. तो ये TEV का मतलब है टोटल इन्वायरमेंट वैल्यू. ठीक है, टोटल इन्वायरमेंट वैल्यू. सो जिसके दो ब्रॉड हेड हैं, एक यूज वैल्यू, सेकंड नॉन यूज वैल्यू. ये ऑप्शन वैल्यू ऑप्शनल ही रखो आप, ठीक है. बेसिकली इसको हम इसी में इंक्लूड करते हैं. सो यूज में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हमने पढ़ा, और नॉन यूज में बिक्विस्ट, एग्जिस्टेंस, और एक और हमने से पढ़ा दैट इज अल्ट्रिस्टिक. ठीक है, तो सबको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू करके यहाँ पे बता दिया है ताकि आपकी क्विक रिवीजन जो है हो जाए. अगेन नोट्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे मिलेंगे. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, ज्यादा नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चीजें देख सकते हैं. नाउ जो बेसिकली हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था एनवायरमेंटल वैल्यूज का वो तो खत्म हुआ, इसको थोड़ा सा टच करेंगे. और इसके बाद बेसिकली ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो आप मेथड्स पढ़ेंगे एनवायरमेंटल वैल्यूएशन के मेथड्स, वो इसके अंडर आते हैं. ठीक है, इन्वायरमेंटल टेक्निक्स या इन्वायरमेंटल मेथड्स के अंडर आते हैं.
तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड किसके अंडर आता है। जैसे ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर कौन सा मेथड है, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन प्रेफरेंस बेस्ड के अंदर कौन सा है, स्टेट प्रेफरेंस मेथड के अंदर कौन सा है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे दूंगा, और इसके अंदर जो जो भी मेथड्स हैं उनमें से कौन कौन से हमारे सिलेबस में है। जैसे हेडोनिक प्राइसिंग हो गया, वो इसमें आएगा। हेडोनिक प्राइसिंग उसको हम अलग से, तो बस आप ये याद रखें कि इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंटल मेथड्स हैं या इन्वायरमेंटल टेक्निक्स हैं, उनको अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग प्रेफरेंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। और वो प्रेफरेंसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बेस्ड वैल्यूएशन। दिस इज द डायरेक्ट मार्केट वैल्यूएशन अप्रोच। ये क्या है? डायरेक्ट वैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशन अप्रोच। ये आपको तब काम में आएगा जब आप मेथड्स को पढ़ेंगे ना, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, तो आप देखेंगे कि इसमें हम डेटा कलेक्शन करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये काम आएगा। which use data on actual markets. It is mostly used to obtain values for provisioning service of environment such as production of food and other resources. Prices provide precise information on such values in well-functioning market. There are two approaches under direct valuation method. इस फर्स्ट वाले में दो मेथड्स आते हैं, जैसे कॉस्ट बेस्ड अप्रोच और प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड अप्रोच। और इस कॉस्ट बेस्ड अप्रोच के अंदर भी दो मेथड आते हैं, जैसे डैमेज कॉस्ट अवॉइड मेथड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बेस्ड वैल्यूएशन। सेकंड, ऑब्जेक्टिव प्रेफरेंस बेस्ड वैल्यूएशन। दिस इज अ रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस अप्रोच को हम रिवील्ड प्रेफरेंस बोलते हैं, जिसमें हम लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या प्रेफरेंस है, उसे वो रिवील करते हैं। वेयर पीपल इनडायरेक्टली रिवील देयर प्रेफरेंस फॉर द इन्वायरमेंटल गुड्स थ्रू देयर चॉइस ऑफ मार्केट गुड। टू सच अप्रोचेस आर हेडोनिक प्राइस मेथड एंड ट्राइवल कास्ट मेथड। दोनों ही आपके सिलेबस में है। दोनों किसके अंडर आते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रेफरेंस बेस्ड वैल्यूएशन, जिसको हम रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच भी कहते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, आप तो डायरेक्टली पढ़ने लग जाएंगे मेथड्स को, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये मेथड किस अप्रोच के अंडर आते हैं, तो ये रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच के अंडर आते हैं। लास्ट वन इज स्टेट प्रेफरेंस मेथड। अंडर दिस मेथड hypothetical markets are constructed and people are asked to state their willingness to pay for the environmental goods. एक hypothetical यानी एक imaginary markets बनाए जाते हैं, लोगों के आगे प्रेजेंट किए जाते हैं कि अगर मान लो फ्रेश एयर मार्केट से मिल रही है, फ्रेश वाटर मार्केट से मिल रहा है, कोयल मार्केट से मिल रहा है, ऑयल मार्केट से मिल रहा है, तो आप कितना उसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं, उस हिसाब से हम वैल्यू करते हैं एनवायरमेंटल गुड्स को। तो इसमें भी दो मेथड्स आते हैं, पहला कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड और दूसरा कंटीजेंट चॉइस मेथड, जिसमें से कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड आपके सिलेबस में है। तो आज से आपको याद रहना चाहिए कि आप तो डायरेक्टली कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड पढ़ने लग जाएंगे, बट ये किसके अंडर आता है? ये आता है स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड के अंडर। ठीक है, नाउ इन सभी टेक्निक्स को मैंने एक जगह पे कलेक्ट करके आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड में ये 3-4 मेथड्स आते हैं, जिनमें से आपके सिलेबस में एक भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका हेडोनिक प्राइसेस भी है और ट्रैवल कास्ट भी है, दोनों ही आपके मेथड इसमें सिलेबस में है, और दोनों किस में आते हैं? सब्जेक्टिव प्रेफरेंस बेस्ड वैल्यूएशन। एंड द लास्ट वन इज स्टेटेड प्रेफरेंस में, इसमें आपका कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड है और दूसरा इसमें है कंटीजेंट चॉइस मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक्स वैल्यूएशन मेथड्स, जो एक एक करके आपको फर्दर लेक्चर्स में पढ़ने हैं। एक छोटी सी चीज यहां पे रह गई, वो मैं आपको बता दूं जल्दी से कि विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। विलिंगनेस टू पे एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, ये दोनों ही चीजें इन्वायरमेंटल गुड और कॉमन मार्केट के गुड के केस में देखी जाती है। सपोज दैट मैं जल्दी से आपको बताऊंगा कि कोई भी एक नॉर्मल गुड है जो किसी भी मार्केट में मिलती है, जैसे हमने एग्जांपल ली मिल्क की, तो 1 लीटर मिल्क के लिए आप $1 देने के लिए राजी हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका मार्जिनल विलिंगनेस टू पे, जो आप देना चाहते हैं फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क, is approximately equal to marginal willingness to accept। और आप जब चीज खरीदने के
मिल्क खरीदने गए, आप मिल्क खरीदना चाहते हैं $1 पर लीटर पे, और एट द सेम टाइम अगर आपको मिल्क मिल्क बेचना हो तो भी आप विलिंगनेस टू एक्सेप्ट $1 लेने के लिए रेडी है। इट मींस के जर्नल चीजों के केस में, जैसे कोई भी गुड, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मार्केट से जाके कोई भी चीज लो, उस केस में हमारा जो विलिंगनेस टू पे, इसको ऐसे लिखूंगा, मार्जिनल विलिंगनेस टू पे है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है मार्जिनल विलिंगनेस टू एक्सेप्ट के। बट इशू हमें आता है कब? नाउ कंसीडर एन इन्वायरमेंटल गुड सच एज क्लीन एयर, how much an individual would be willing to pay to reduce CO2, ठीक है, ये 2 है, CO2 emission by 1 unit. How much compensation an individual would be willing to receive to allow CO2 emission to the increase by 1 unit. एक तो ये कि एक इंडिविजुअल क्या कोशिश कर रहा है, कोशिश करने के लिए कितना वो पे करने के लिए रेडी है, कितना वो पे करने के लिए रेडी है कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, आप CO2 एमिशन मत होने दो इन्वायरमेंट में। और दूसरा, मैं इतने पैसे लेने के लिए रेडी हूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इन्वायरमेंट में कितना CO2 एमिशन हो रहा है। आप देखेंगे कि यहां पे हमेशा मार्जिनल विलिंगनेस टू एक्सेप्ट जो है वो ज्यादा होगा, मार्जिनल विलिंगनेस टू पे कम होगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं पे करूं और रिड्यूस करूं इन्वायरमेंटल में CO2 की एमिशन कम करूं। हर कोई ये चाहेगा कि आप मुझे इसके बदले में पेमेंट दे दो, जिसे मार्जिनल, हमने क्या बोला, मार्जिनल विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, मैं उतने पैसे ले लूंगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना मर्जी एमिशन इन्वायरमेंट में करें। यही प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंटल के केस में कभी भी मार्जिनल विलिंगनेस टू पे इक्वल नहीं हो पाता मार्जिनल विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। हमेशा ये जो एक्सेप्ट है ये ग्रेटर देन रहता है पे, कोई पे नहीं करना चाहता। दिस इज बिकॉज the willingness to pay is limited by the income of the individuals. क्योंकि जो willingness to pay है, आपको कुछ पे करना है, ये सब्जेक्ट है आपके इनकम से जुड़ा हुआ, जिसमें आपके पैसे खर्च होते हैं। भाई आप पे करना आप अगर पे करेंगे किसी चीज के लिए तो ऑफ कोर्स आपके पैसे खर्च होंगे, बट वहीं पे willingness to accept जो है वो किसी भी तरह का इसके साथ इनकम एसोसिएटेड नहीं है, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, आपको पैसे उल्टा मिल रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। टेकिंग अनदर इंस्टेंस, कोई एक और एग्जांपल लें, एन इंडिविजुअल्स विलिंगनेस टू पे टू अवॉइड फ्लड may not be equal to willingness to accept compensation after flood. फ्लड, हर कोई ये चाहेगा कि मुझे फ्लड आने के बाद में इफेक्ट हुआ है, उससे जो इफेक्ट हुआ है उसके बदले में मुझे कंपनसेशन दो। कोई ये नहीं चाहेगा कि पहले से अगर हम फ्लड को रोकना चाहे तो उसके लिए विलिंगनेस टू पे हो, हमें पैसा उसके लिए लगाया जाए, हम उसके लिए पैसा दें, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स फ्लड के जो आए, हर कोई चाहेगा कि मुझे इससे इफेक्ट हुआ है, मुझे उसके बदले में कंपनसेशन मिले, दैट इज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट। वो तो हर कोई चाहेगा, लेकिन विलिंगनेस टू पे नहीं कोई चाह रहा। हेंस इन्वायरमेंटल गुड्स, for environmental goods, willingness to pay and willingness to accept may not be the same. Knowledge about this divergence is essential because we need to know whether willingness to pay and willingness to accept should be used in the context of demand for environmental goods. क्योंकि हम इसी कंसेप्ट को यूज करके इन्वायरमेंटल गुड की डिमांड का पता लगाएंगे, है ना। ये तो मैंने आपको शुरू में बताया, इन्वायरमेंटल डिमांड का कैसे पता लगाएंगे। जब मैं चाहता ही नहीं कि मैं पे करूं किसी इन्वायरमेंटल गुड के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, CO2 इमिशन को कम करने के लिए, तो मुझे इसका मतलब क्लीन एयर की वैल्यू नहीं है, क्लीन एयर को मैं बचाना ही नहीं चाहता, तो मुझे डिमांड का पता चल रहा है ना। तो सच मेथड्स आर देयर, ये विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट मेथड्स में यूज किया जाता है। आप देखेंगे बाद में भी हम कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड देखेंगे या कोई और मेथड देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें हम इसको यूज करेंगे अप्रोच को फॉर आइडेंटिफाइंग द डिमांड फॉर पर्टिकुलर environmental goods. So these are about environmental valuation. बेसिकली हमें पहुंचना कहां पे है, हमें उस जगह पे पहुंचना है कि हम इन्वायरमेंटल गुड्स के प्राइसेस का पता लगा पाए। तो ये सारी जद्दोजहद हम उसी के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इन्वायरमेंटल जो वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से। सो देयर आर 4 मेथड्स इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस। द first one is defensive expenditure method, adhonic pricing method, travel cost approach और contingent valuation method, और लास्ट पे command and control भी है, that is basically
डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा कि गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करे, ठीक है। सो इसके अलावा दो बीच में हमारी थियरीज हैं, कार्स थ्योरम और पिगुइन टैक्सेशन, जिसे सिन टैक्स भी हम कभी कभी कहते हैं, पिगुइन टैक्स को। सो दिस ये छोटा सा ही सिलेबस है, इसको जल्दी हम खत्म कर देंगे। इसके अलावा आपको पता है कि हमारा 3 यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन पे, आप वहां से जाकर देखें, और 3 यूनिट ये भी माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट हम जल्दी खत्म कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा बाकी कुछ यूनिट्स को भी टेकअप करने की, जितने भी अपडेट्स हैं नेक्स्ट यूनिट्स को टेकअप करने के, वो मैं टेलीग्राम पे ही बताता हूँ या मोबाइल एप्लीकेशन पे। सो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप श्योरली वहां पे ज्वाइन करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को भी अगर आपको हेल्पफुल रही तो बाकियों के साथ में जरूर शेयर करें। हमारा मोटिव यही है कि मैक्सिमम लोगों तक मैं इसे पहुंचा पाऊं, क्योंकि सबकी हेल्प हो पाए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।